फ्रेंड्स, सजना टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का यह आपका डेमो टेस्ट 3 है। आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग क्लास है और जो टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए, वो 15 जनवरी से चालू होने वाली है। उसका ये आज डेमो टेस्ट 3 है। कल से आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। जो लोग भी इस आंसर राइटिंग क्लास प्लस टेस्ट सीरीज को, ये आंसर राइटिंग क्लास भी है और टेस्ट सीरीज भी है साथ साथ, तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो केवल 1299 रुपये फीस जमा करके इस आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। आज का जो आपका डेमो टेस्ट था वो आपका पेपर सेकंड का पार्ट ए का डेमो टेस्ट था। 40 मिनट में आपको उसको पूरा करना था। इसके पूर्णांक थे 65। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो था अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका था संप्रभुता, दूसरा क्वेश्चन आपका था कैबिनेट मिशन, तीसरा क्वेश्चन आपका था तदर्थ न्यायाधीश, चौथा क्वेश्चन आपका था वी.आर. अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं लिखिए, और जो आपका पांचवा क्वेश्चन था अति लघुत्तरीय प्रश्न में वो था आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। फिर आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए थे, 5 लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। तो आपका पहला लघुत्तरीय प्रश्न था सरदार पटेल की संविधान निर्माण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। आपका दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न था शक्ति क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। आपका तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न था लोक अदालत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका चौथा लघुत्तरीय प्रश्न था मतदान व्यवहार क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आपका जो पांचवा लघुत्तरीय प्रश्न था वो था केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है और उसके कार्य लिखिए। फिर आपको आज 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हुए थे जो 11 मार्क का क्वेश्चन थे। 11 अंक का एक क्वेश्चन था। इसकी शब्द सीमा थी 200 वर्ड। आपको 2 पेज में इसको लिखना था। तो देख लिए कौन से क्वेश्चन थे 11 मार्क का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकांत मानववाद संबंधी धारणा की विवेचना करना था। एकांत मानववाद जो सिद्धांत था या अवधारणा थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसको आपको लिखना था, उसके बारे में समझाना था। फिर आपका जो दूसरा द्विगुत्तीय प्रश्न था वह था न्यायपालिका की अवमानना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की अवमानना से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको 200 वर्ड में यानी 2 पेज में लिखना था। चलिए हम अपने मॉडल आंसर देखते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना था। और मैं आपको बता दूं ये जो क्लास है ये आपकी आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज भी साथ साथ इसके साथ हो रही है आपकी। ठीक है, 40 मिनट की ये आंसर राइटिंग क्लास है। आप घर बैठे आराम से आंसर लिख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, और बहुत ही कम फीस है इसकी, 1299 रुपये फीस है। ऑनलाइन आंसर राइटिंग क्लास है, हिंदी मीडियम के लिए है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मॉडल आंसर देख लेते हैं हम। मॉडल आंसर क्या है हमारे। तो पहला क्वेश्चन था आपका संप्रभुता। पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, मतलब 3 लाइन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो संप्रभुता, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले एमपीपीएससी ने काफ़ी पूछे हैं। संप्रभुता, ठीक है ना। संप्रभुता जो शब्द है ये प्रस्तावना में दिया हुआ है। ठीक है ना, प्रस्तावना में दिया हुआ शब्द है संप्रभुता। तो देखो इसको किस प्रकार लिखना था। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि यह प्रस्तावना में दिया हुआ क्या है, शब्द है। ठीक है ना। फिर मैंने इसका अर्थ बता दिया कि इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने के केवल एक ही तरीका, आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। संप्रभुता आ जाता है, कभी समता लिखा आ जाता है, हम भारत के लोग लिखा आ जाता है। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रस्तावना में दिया हुआ क्या है, वर्ड है। ठीक है ना, प्रस्तावना का एक शब्द है ये। तो संप्रभुता को कैसे लिखना है, मैंने लिखी है पहली लाइन कि यह प्रस्तावना में दिया हुआ शब्द है। इससे आशय है कि राज्य द्वारा अपने आंतरिक व विदेशी मामले से संबंधित निर्णय स्वयं लिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। समझ आप, कोई भी बाहरी महाशक्ति हमारे जो निर्णय हैं, हमारे देश के जो निर्णय हैं आंतरिक और विदेशी, विदेश मामले से संबंधित, आंतरिक मामलों से संबंधित, उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी बाहरी महाशक्ति का। ठीक है ना। तो ये होता है संप्रभुता का अर्थ। इस प्रकार से संप्रभुता को लिखना था। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन को आपको लिखना था। तो देखो कैबिनेट मिशन को किस प्रकार लिखा है मैंने। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक 3 सदस्यीय राजनीतिक मिशन था। कैबिनेट मिशन क्या था, एक राजनीतिक मिशन था। कितने सदस्य था, 3 सदस्य था। मैंने वही लिख दिया पहली लाइन में। फिर मैंने इसके सदस्य बता दी कि इसके सदस्य कौन कौन से थे। तो इसके पहले सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टीफोर्ड क्रिप्स, तीसरे थे ए बी अलेक्जेंडर। मैं और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है ना, आप चाहो तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के आगे इस प्रकार से कोष्टक बनाओ, उसमें लिख दो अध्यक्ष। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। तो बहुत सारे फैक्ट हमारे पास हैं कैबिनेट मिशन को लिखने के लिए, लेकिन हमें
ये ध्यान रखना है कि हमें 3 लाइनों में इसका आंसर देना है। कितनी लाइनों में आंसर देना है? 3 लाइनों में आंसर देना है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके उद्देश्य बता दिए। तो कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या थे? संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन, ये थे कैबिनेट मिशन के मेन उद्देश्य, कि संविधान सभा का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। आप चाहो तो डेट भी लिख सकते हो, कैबिनेट मिशन कब आया था उसकी डेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। मैंने इस तरीके से लिखा है। फिर हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन था तदर्थ न्यायाधीश, ठीक ना। तो तदर्थ न्यायाधीश भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रीलिम्स में भी ये शायद पूछा गया है एक बार। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है ना। तो इसको लिखना किस प्रकार? इसको लिखना काफ़ी चैलेंजिंग है 3 लाइनों में। 3 लाइनों में तदर्थ न्यायाधीश को किस प्रकार लिखना है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने तो संवैधानिक प्रावधान बता दिया कि तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो मैंने वही लिखा है कि संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 127। फिर मैंने बता दिया गृहीत व्यवस्था, मतलब तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था कहाँ से ली गई, कौन से देश से ली गई, तो मैंने लिख दिया फ्रांस से ली गई है, ठीक है। फिर मैंने बता दी कि नियुक्ति, तो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है इनकी, तदर्थ न्यायाधीश की, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। सबसे पहले मैंने क्या बता दिया? संवैधानिक प्रावधान बता दिया कि आर्टिकल 127 के तहत ये नियुक्त होते हैं तदर्थ न्यायाधीश। फिर मैंने ये बता दी कि तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो गृहीत व्यवस्था है ये फ्रांस से ली गई है, ठीक है। फिर मैंने नियुक्ति बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। फिर मैंने कारण बता दिया कि तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त क्यों करते हैं, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में गण पूर्ति नहीं होने पर, यदि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो पर्याप्त नहीं है जितनी होना चाहिए, तो फिर क्या किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि हमारे पास में क्या है, शब्दों की बाउंडेशन है, लिमिटेड वर्ड्स में हमें इस क्वेश्चन को लिखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन लिखना है, तो हम केवल इतना ही लिख पाएंगे। तो आप देखो पूरे फैक्ट तदर्थ न्यायाधीश के बारे में इसमें कवर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको तदर्थ न्यायाधीश यदि लिखने आ जाए तो इस प्रकार से लिखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि B.R. अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं लिखिए। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखना था। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो आपको सीधे सीधे कुछ भी ना लिख के आपको सीधे उनकी क्या करना है, रचनाओं को लिख देना है। तो देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो मैंने सारी रचनाओं को लिख दिया, ठीक है। तो उनकी पहली रचना है हु वर द शूद्र, ठीक ना। कास्ट इन इंडिया इनकी एक रचना है। ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी ये भी B.R. अम्बेडकर की रचना है। फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म ये भी उनकी एक रचना है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी भी उनकी एक रचना है। जातिवाद का उन्मूलन भी उनकी एक रचना है। और भी बहुत सारी रचनाएं आप लिख सकते हो। मैंने केवल आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई पूछता है कि महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाएं लिखिए या सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई रचनाएं लिखिए, तो आपको सीधे रचनाएं उसमें लिख देना है। तो मैंने वही किया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है। तो आप पहली लाइन तो ये भी लिख सकते हो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब क्योंकि इसमें हमें सब कुछ बताना भी है और अनुच्छेद 32 को लिखना भी है, ठीक है। तो देखो मैंने किस प्रकार से लिखा है। तो मैंने लिख दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक ना। कोई भी व्यक्ति जिसका क्या हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। फिर उन रिट के मैंने नाम लिख दिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षालेख और उत्प्रेषण, ये वो 5 रिटें हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था अनुच्छेद 32 को, ठीक है। तो मैंने आपको केवल तरीका बताया कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। तो देखो लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर आपको 7 से 8 लाइन, ठीक है, मैं लिखना था, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन था वो था सरदार पटेल की संविधान निर्माण में भूमिका स्पष्ट की है। सरदार पटेल की संविधान निर्माण में क्या करना था, भूमिका स्पष्ट करनी थी। तो देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना था। सबसे पहले मैंने क्या किया, सरदार पटेल का एक इंट्रो बता दिया कि सरदार पटेल कौन थे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जी हमारे सामने एकदम से आ जाते हैं तो हमारे पास कुछ डाटा लिखने के लिए रहता नहीं है, हमारे पास स्पष्ट एक फॉर्मेट नहीं रहता है, हमारे पास स्पष्ट एक डाटा नहीं रहता है कि सरदार पटेल की क्या भूमिका रही होगी संविधान निर्माण में, ठीक है ना। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि सरदार पटेल भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो सरदार पटेल क्या थे, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे एवं गृह मंत्री भी थे। तो ये 3 चीज़ें मैंने थोड़ा सा इंट्रो उनका लिख दिया। फिर मैंने लिख दी भूमिका, भूमिका डाल के मैंने लिख दी कि इनकी
संविधान निर्माण में भूमिका क्या है। आपको पूरा नहीं लिखना है कि संविधान निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका निम्न है, या संविधान निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इस प्रकार से मत लिखना वहाँ पर, क्योंकि आपके पास में क्या है, स्पेस इतना है नहीं है, और आपको भूमिका भी बताना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप डाल देना कि भूमिका, पॉइंट डाल देना, और फिर आप उनकी भूमिका चालू कर देना, क्या क्या किया था सरदार पटेल ने। तो देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा कि संविधान सभा के क्या थे, सक्रिय सदस्य थे सरदार पटेल। दूसरा मैंने लिख दिया कि संविधान सभा का क्या किया, व्यवहारिक मार्गदर्शन किया इन्होंने। फिर मैंने लिख दिया कि 3 समितियों के प्रमुख रहे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए जो समितियों का गठन किया था, उनमें से 3 समितियों की क्या रहे, प्रमुख रहे सरदार पटेल। कौन कौन सी थी वो समिति? तो वो समिति थी मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इनके क्या रहे, अध्यक्ष रहे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मैंने एक और लाइन लिख दी कि आरक्षण के मुद्दे पर तार्किकता थी इनकी, और भीमराव अम्बेडकर का समर्थन किया उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कि अखिल भारतीय सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा है एवं तत्परता से संविधान का अंग बनाया है, ठीक ना। जो IAS IPS जो वगैरह है ना, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनको बोला है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, और उसको संविधान ने क्या किया, अंग बनाया। तो ये थी भूमिका किसकी, सरदार पटेल की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको लिखना था। कुछ ज़्यादा डाटा इस क्वेश्चन से संबंधित हमारे पास है नहीं है। यदि आपके पास में कुछ अच्छे पॉइंट और हैं इस संबंध में, तो आप उनको भी लिख सकते हो। यदि इनसे भी अच्छे पॉइंट आप निकाल सकते हो तो उनको भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने तरीका बताया केवल कि लिखना किस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना था। फिर देखो अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति क्या है, उसके प्रकारों को बताइए। तो शक्ति क्या होता है, लोक प्रशासन से आपका ये क्वेश्चन है, ये शक्ति क्या है, इसके प्रकारों को क्या करना है, बताना है। तो देख लो, पहली लाइन में मैंने क्या किया कि शक्ति की परिभाषा दे दी कि शक्ति को सामान्य अर्थ में ऐसी क्षमता के रूप में माना जा सकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करता है, ठीक है ना। दूसरों के व्यवहार को क्या करता है, अपने लक्ष्य के अनुसार क्या करता है, प्रभावित करता है व्यक्ति, इसको बोलते हैं शक्ति। फिर मैंने किसी एक विद्वान की परिभाषा उठा के लिख दी, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कि ल्यूकास एक विद्वान थे। ल्यूकास के अनुसार शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं विचारों को प्रभावित किया जा सकता है। तो मैंने ल्यूकास के अनुसार क्या कर दी, शक्ति की परिभाषा दे दी। फिर क्या करना था हमें, शक्ति के क्या करने थे, प्रकारों को बताना था कि शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो देखो फिर मैंने लिखता हूँ मैं कि गोल्ड हैमर के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन की दृष्टि से शक्ति 3 प्रकार की होती है। तो फिर मैंने गोल्ड हैमर को कोट किया, और गोल्ड हैमर ने शक्ति का वर्गीकरण बताया 3 प्रकार से। उन तीनों वर्गीकरणों को मैंने लिख दिया। तो शक्ति के प्रकार गोल्ड हैमर ने बताया है। तो पहला प्रकार है बल, ठीक है ना। तो देखो, व्यक्ति बल का प्रयोग कर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अपने अनुकूल बना लेता है। थोड़ा सा बल को मैंने लिख दिया। फिर देखो प्रभुत्व, शक्ति धारक आदेश की शक्ति द्वारा दूसरे के व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तन लाता है, ठीक ना। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब गोल्ड हैमर कह रहे हैं, मैंने केवल उसको याद किया और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। और लास्ट जो शक्ति का प्रकार बताया वो बताया है चातुर्य, ठीक है ना। चातुर मतलब कि व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करता। चतुराई, चातुर मतलब चतुराई, व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को क्या होता है, प्रकट नहीं करता है, अपितु युक्ति के माध्यम से दूसरे के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाता है। इसको भी शक्ति बोलते हैं, इसके शक्ति का प्रकार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। शक्ति क्या है, उसके प्रकारों को समझाइए। तो आपको शक्ति के बारे में बता देना है पहले, एक आध कोई विद्वान की आपको लिख देनी है परिभाषा, फिर उसके बाद में उसके प्रकार आपको बता देने हैं। फिर अगला आपका क्वेश्चन था लोक अदालत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी लघुत्तरीय प्रश्न है, 7 से 8 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना था कि लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत क्या करना था, टिप्पणी लिखना है। लोक अदालत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने किस प्रकार किया है। सबसे पहले मैंने बता दिया कि लोक अदालत कानूनी प्रक्रिया से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरलता से न्याय प्राप्त करने का साधन है, ठीक है ना। यह एक वैकल्पिक साधन है लोक अदालत, अदालतों से इतर, मतलब अदालत के बाहर आपका समझौता हो जाए सरलता से, ठीक ना, यह प्रावधान करता है लोक अदालत। तो देखो पहली लाइन में मैंने लिख दी कि लोक अदालत कानूनी प्रक्रिया से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरलता से न्याय प्राप्त करने का साधन है। फिर मैंने बता दी कि लोक अदालत जो होता है, लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला स्थापना, फिर मैंने लिख दिया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है।
फिर मैंने इसका संगठन बता दिया, लोक अदालत का संगठन क्या होता है, मतलब लोक अदालत में कौन कौन होता है। तो सबसे पहले कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है लोक अदालत में। फिर लोक अदालत में एक अधिवक्ता होता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, सोशल वर्कर। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है इसको। फिर मैंने जनक बता दिया कि लोक अदालत के जनक कौन है। तो लोक अदालत के जनक हैं पीएन भगवती, न्यायाधीश थे ये, इनको लोक अदालत का जनक कहा जाता है। फिर मैंने बता दिए मामले कि लोक अदालत में कौन से मामले आते हैं। तो देखो, वैवाहिक, पारिवारिक और सामाजिक झगड़ा, किराया तथा बेदखली, वाहनों का चालान, बीमा आदि। तो इस प्रकार के जो झगड़े होते हैं, ठीक है ना, तो वो आते हैं कायम लोक अदालत में। वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक झगड़ा, किराया तथा बेदखली, वाहनों का चालान, बीमा आदि, कोई ज़मीनी विवाद, तो ये सब चीज़ें आती हैं कायम लोक अदालत में। क्योंकि आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, अभी मामलों को मैं और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि हम 11 मार्क का क्वेश्चन कर नहीं रहे, हम 5 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने हाथों को बांधना पड़ेगा, शब्दों को बांधना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने लिख दी कि प्रकृति। तो लोक अदालत की प्रकृति क्या होती है। तो देखो, मैंने लिखता हूँ कि समझौतावादी, अर्थात लोक अदालत के निर्णय समझौता नुमा होंगे, अंतिम होंगे, इनकी देश के किसी भी न्यायालय में अपील नहीं हो सकेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लोक अदालत को करना था, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, देखो पहले मैंने लिख दिया इंट्रो, फिर मैंने बता दी स्थापना की स्थापना पॉइंट डाला मैंने बकायदा। फिर मैंने इसका संगठन पॉइंट डाला, संगठन बता दिया। फिर मैंने जनक बता दिया, जनक कौन है। फिर मैंने मामले बता दिए कि कौन कौन से मामले उठाए जाते हैं। फिर मैंने उसकी प्रकृति बता दी कि प्रकृति कैसी है, समझौतावादी है, ठीक है ना, अर्थात लोक अदालत के निर्णय समझौतानुमा होंगे, समझौता होगा एक। और जो लोक अदालत में जो निर्णय हो जाता है फिर उसकी अपील आप किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक ये भी फैक्ट है लोक अदालत से संबंधित। तो इस प्रकार से लोक अदालत को करना था 5 मार्क में, अच्छे तरीके से देख लो। फिर आपका अगला क्वेश्चन था कि मतदान व्यवहार क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ये आपके कोर्स में है मतदान व्यवहार, ठीक है ना। तो मैंने वही आपको दिया है, मतदान व्यवहार होता क्या है। तो देखो, मतदान व्यवहार को मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने परिभाषा लिख दी मतदान व्यवहार की, अर्थ स्पष्ट कर दिया क्या होता है मतदान व्यवहार। तो देखो, चुनाव के समय मतदाता जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया के प्रति, ठीक है ना, चुनावी विषयों के प्रति एवं उम्मीदवार के प्रति अपना रुख, रुझान व पसंद व्यक्त करते हैं, उसे मतदान व्यवहार कहते हैं। समझ रहे आप, जो चुनावी प्रक्रिया के प्रति, चुनावी विषयों के प्रति और उम्मीदवार के प्रति जो रुझान होता है किसी मतदाता का, वो किस आधार पर वोट करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मतदान व्यवहार। फिर मैंने प्रभावित करने वाले कारक लिख दिए। आप चाहो तो प्रभावित करने वाले कारकों में पॉइंट डाल के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, अगल बगल इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो मैंने एक साथ लिख दिए। तो देखो, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। सबसे पहला है जाति, फिर विचारधारा, धन की भूमिका, दलीय नेतृत्व, धर्म। धर्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मतदान व्यवहार में, ठीक है ना। धर्म के अनुसार, धार्मिक विषयों के अनुसार भी मतदाता होते हैं, अपना क्या करते हैं, रुझान व्यक्त करते हैं किसी भी पार्टी के प्रति, किसी भी उम्मीदवार के प्रति। फिर समकालीन मुद्दे जैसे आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये भी मुद्दे प्रभावित करते हैं मतदान व्यवहार को। स्थानीय उम्मीदवार की छवि, ठीक है ना। दबाव समूह जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं मतदान व्यवहार को। चुनाव प्रचार प्रसार, सरकार की स्थिरता, निर्जातीय मुद्दे जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लुभावने नारे जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। आधुनिक तरीकों से मतदाताओं तक पहुंच, ठीक है ना। आप इसमें फ्री बीस को भी जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से फ्री बीस भी आजकल क्या करने लगी है, इसको मुफ्त की रेवड़ी बोलने लगे हैं लोग बाग। मतलब सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता करती है, कुछ ऐसी योजनाएं लाती हैं जिसमें जनता को फ्री चीज़ें मिल रही हैं, फ्री राशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो फ्री बीस है वो भी मतदान व्यवहार को क्या करती हैं, प्रभावित करती है, उनको भी आप इसमें जोड़ सकते थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, किसको, मतदान व्यवहार को। फिर देख लो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका लघुत्तरीय प्रश्न है ये भी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इसके कार्य लिखिए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बताना था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है, उसके कार्य लिखने थे। ये भी आपके कोर्स में है, देखना आप। तो देखो, सबसे पहले मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में लिख दिया कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या है, एक प्रमुख केंद्रीय संस्था है, CBC इसको बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना। तो ये है एक केंद्रीय संस्था है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। फिर मैंने इसका गठन बता दिया, गठन किस समिति के आधार पर हुआ है, कब हुआ है। तो मैंने गठन बता दिया कि संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। फिर मैंने कार्यकाल बता दिया 4 वर्ष या 65 वर्ष, ये प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है। इसी बार के 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है ना। फिर मैंने नियुक्ति बता दी कि राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, एक समिति की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में होते हैं एक प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से नियुक्ति होती है केंद्रीय सतर्कता आयोग की। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को मैंने क्या किया, पहले इंट्रो बता दिया थोड़ा सा, फिर मैंने क्या कर दिया, उसकी नियुक्ति बता दी। अब मैं चाहूँ तो ये जो पॉइंट लिखे हैं ना कि राष्ट्रपति द्वारा होती है नियुक्ति समिति की सिफारिश पर, फिर मैं प्रधानमंत्री को लिखूँ, उसके नीचे फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता लिख दूँ, फिर मैं लिख दूँ कैबिनेट मंत्री होता है। मैं इस प्रकार से करूँगा तो क्या हुआ, स्पेस भर जाएगा पूरा पेज का। तो मैंने इसलिए एक ही लाइन में इसको लिख दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको लिखना है पेपर में, लेकिन आपको इस प्रकार के पॉइंट डालने हैं, स्पष्ट रूप से आपके दिखने चाहिए आंसर में, तब जाके जो आपकी कॉपी जो चेक कर रहा होगा उसके ऊपर आपकी कॉपी का प्रभाव जाएगा, ठीक है ना। ये सब मैंने बता दिया। फिर मैंने उसके कार्य लिख दिए, क्योंकि नियुक्ति पूछी थी और कार्य पूछा था केंद्रीय सतर्कता आयोग का। तो देखो कार्य मैंने बता दिए। पहला कार्य है कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो है 1988, उसके अंतर्गत केंद्र के लोक सेवकों संबंधी भ्रष्टाचार की जांच करना, केंद्रीय विभागों सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करना, सीबीआई द्वारा की जा रही जांच की निगरानी करना, सीबीआई द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच करना, केंद्र द्वारा दिए गए अन्य मामलों की जांच करना। तो ये सब क्या हैं, कार्य हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के। आप सबके नोट्स, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उन सब में ये सब चीज़ें दी हुई होंगी, लेकिन ये आपको व्यवस्थित नहीं दी होंगी कि यदि क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आप लिखोगे। यही चीज़ आप सीखने के लिए आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, या आप आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन करते हो यही सब चीज़ें सीखने के लिए। तो ये आपके हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए थे, 2 पेज में उनको लिखना था। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकांत मानववाद संबंधी धारणा या अवधारणा या सिद्धांत की क्या करनी थी, विवेचना करनी थी। तो देखो मैंने किस प्रकार लिखा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि हम 2 पेज में इस क्वेश्चन को लिखना है, तो सबसे पहले मैंने इंट्रो दे दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, थोड़ा सा छोटा सा। तो देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय 20वीं सदी के महान विचारक, चिंतक, साहित्यकार, संपादक और आरएसएस, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य थे, ठीक है ना। यहाँ पे उपाध्याय जी की एकांत मानववादी अवधारणा को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, समझ आप। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंट्रो दे दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, फिर मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि उपाध्याय जी की एकांत मानववादी अवधारणा को क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनकी एकांत मानववाद अवधारणा को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एकांत मानववाद का अर्थ बता दिया, ठीक है ना। तो देखो एकांत मानववाद का अर्थ क्या है, मानव जीवन तथा संपूर्ण चेतन प्रकृति के एकात्मक संबंधों का दर्शन करना। मैंने लिख दिया क्या, एकांत मानववाद, कि एकांत मानववाद होता क्या है। फिर मैंने प्रकृति बता दी, एकांत मानववाद की प्रकृति क्या है। तो क्या है एकांत मानववाद, क्या है, विकास का क्या है, स्वदेशी मॉडल है, इसकी ये प्रकृति है। विकास के 2-3 मॉडल आपने सुने होंगे, पूंजीवादी मॉडल होता है, एक साम्यवादी मॉडल होता है, समाजवादी मॉडल होता है, समझ आप। ऐसे ही ये क्या है, विकास का एक स्वदेशी मॉडल है एकांत मानववाद। फिर मैंने उसके उद्देश्य बता दिए एकांत मानववाद के। तो एकांत मानववाद का उद्देश्य क्या है, पूंजीवाद एवं साम्यवाद से पृथक विकास के ऐसे स्वदेशी मॉडल का विकास करना जिससे केंद्र में क्या हो, मानव हो, इसी को बोल रहे हैं एकांत मानववाद। तो ये उद्देश्य है कि पूंजीवाद और साम्यवाद से पृथक विकास का स्वदेशी मॉडल विकसित करना। फिर मैंने कारण बता दिया कि एकांत मानववाद जो सिद्धांत था ये देने का कारण क्या था उपाध्याय जी का। तो देखो उपरोक्त दोनों विचारधाराएं, ठीक है ना, पूंजीवाद और साम्यवाद, इनकी बात हो रही। उपरोक्त दोनों विचारधाराएं केवल व्यक्ति के शरीर का व मन का विकास करते हैं, जबकि मानवता का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, ठीक है ना। सबकी लिख गया यहाँ पे जबकि है, ठीक है ना। तो जबकि मानवता का क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है, और उपरोक्त दोनों विचारधाराएं क्या करती हैं, केवल व्यक्ति के शरीर व मन का विकास करती है। तो ये कारण बना एकांत मानववाद का सिद्धांत देने का। फिर हम चालू करते हैं मॉडल को, एकांत मानववाद को हम पढ़ेंगे। तो देखो एकांत मानववाद क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा कि उपाध्याय जी के अनुसार पूंजीवाद व साम्यवाद
केवल भौतिकवादी उद्देश्यों जैसे इच्छा व संपत्ति की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ कि भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के चलते पर्यावरण व वन्य जीवों की व्यापक हानि पहुँची है। भौतिकवादी उद्देश्यों के कारण क्या हुआ है, पर्यावरण और वन्य जीवों को क्या हुई है, व्यापक हानि पहुँची है। एकांत मानववाद दर्शन भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है, जो शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा से युक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना, चतुर्विध पुरुषार्थों की साधना करने वाले दर्शन का केंद्र बिंदु है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है एकांत मानववाद को। मैंने सब बता दिया कि भौतिकवादी उद्देश्यों की पूर्ति के चलते क्या होता है, पर्यावरण और वन्य जीवों की व्यापक हानि होती हुई। ये बोल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके विचार हैं। एकांत मानववाद दर्शन जो है भारतीय संस्कृति का क्या है, जीवन दर्शन है, जो शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा से युक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चतुर्विध हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना। ठीक है। तो उसकी क्या है, साधना करने वाले दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है एकांत मानववाद। फिर देखो अगला, देखो इन चतुर्विध पुरुषार्थों से पूर्ण मानव ही एकांत मानव दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है। एकांत मानव दर्शन में परिवार संस्था का बहुत महत्व है, ये एकांत मानववाद है। ठीक है ना। फिर देखो थोड़ा सा और देखते हैं। दीनदयाल जी की तत्व दृष्टि थी कि भारतीय संस्कृति समग्रतावादी एवं सार्वभौमिक है। उनके अनुसार पश्चिमी जगत के पास कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ये सब मानते थे कि पश्चिमी जगत जो है उसके पास क्या है, कोई स्पष्ट दर्शन नहीं है। इसी कारण संपूर्ण पश्चिमी जगत विक्षिप्त है। यही अभाव उन्हें क्या करता है, भारत की तरफ आकर्षित करता है। ठीक है ना। तो ये था उनका क्या, एकांत मानववाद। अब इसको मैं पूरे को आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको केवल मॉडल आंसर बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि कैसे करना है। तो उस आधार पर मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है, कि पहले आपको एकांत मानववाद का अर्थ बताना है, प्रकृति बताना है, उद्देश्य बताना है, कारण बताना है, फिर मॉडल चालू कर देना उनका। ठीक है ना। इस प्रकार से फिर लास्ट में हम लिख देते हैं एक निष्कर्ष एकांत मानववाद से संबंधित। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ निष्कर्ष लिखा है, इस प्रकार आप लिख के मत आना पेपर में। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो 11 मार्कर, उसमें जब आप निष्कर्ष लिखो तो निष्कर्ष को कभी इस प्रकार से हेडिंग नहीं डालते। तो इस प्रकार से हेडिंग मत डालना निष्कर्ष की। ना शुरुआत करते हैं तो ना हेडिंग में इंट्रो डालते हैं, ना प्रस्ताव में, ऐसा कुछ लिखते नहीं है। तो निष्कर्ष भी हम लिखते नहीं हैं, समझ रहे आप। तो निष्कर्ष मत लिख के आना। तो देखो क्या मैंने कंक्लूजन लिखा है या निष्कर्ष लिखा है। तो एकांत मानववाद मानवीय एकता पर उपाध्याय जी के दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है। एकांत मानववाद क्या है, मानवीय एकता पर उपाध्याय जी के दर्शन का क्या है, केंद्र बिंदु है, जो विकास में मानव के संपूर्ण विकास के साथ साथ संपूर्ण चेतन प्रकृति से उसके संबंधों का एकात्मक पर आधारित है। तो ये क्या है, एकांत मानववाद है। ठीक है। जो समग्र विकास कर रहा है किसी भी व्यक्ति का, आध्यात्मिक धार्मिक भौतिक सभी प्रकार का विकास कर रहा है एकांत मानववाद। तो इस प्रकार से इसका क्या करना था, निष्कर्ष आपको लिखना था। और ध्यान रखना कभी भी ऐसी हेडिंग मत डालना लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है। तो ये आपका हो गया एकांत मानववाद। फिर देखो आप अगला आपका क्वेश्चन था, 11 मार्क का क्वेश्चन था, 200 वर्ड में लिखना था। न्यायपालिका की अवमानना से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। न्यायपालिका की अवमानना करना, इससे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। 2 पेज में इसको क्या करना था, लिखना था। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखो, न्यायालय की अवमानना से अभिप्राय है न्यायालय की स्वतंत्रता गरिमा प्रतिष्ठा मर्यादा के उल्लंघन अथवा उन पर आरोप लगाना या ठेस पहुंचाना या उनके अपमान से है। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने बता दिया कि न्यायपालिका की अवमानना होती क्या है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी यही कहता है कि न्यायपालिका की अवमानना से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि न्यायपालिका की अवमानना क्या है। न्यायपालिका की अवमानना से अभिप्राय है न्यायालय की स्वतंत्रता गरिमा प्रतिष्ठा मर्यादाओं के उल्लंघन अथवा उन पर आरोप लगाने या ठेस पहुंचाने से या उनके अपमान से। ठीक है। इसको बोलते हैं अवमानना न्यायपालिका की। फिर देखो संवैधानिक उपबंध क्या है अवमानना से संबंधित। तो आर्टिकल 129 जो होता है वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखी न्यायालय है। आर्टिकल 215 बोलता है हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेखी न्यायालय है। ठीक है। फिर देखो प्रकार, न्यायपालिका की अवमानना कितने प्रकार की होती है, फिर मैंने उसके प्रकार लिख दिए। सबसे पहले मैंने न्यायपालिका की अवमानना जो है उसका इंट्रो लिखा। फिर मैंने बता दिए संवैधानिक उपबंध अवमानना से संबंधित। फिर मैं बता रहा हूँ प्रकार कि न्यायपालिका की अवमानना कितने प्रकार की होती है। तो देखो,
एक अधिनियम है न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971, ठीक है ना, या न्यायपालिका अवमानना अधिनियम 1971। इसके तहत जो अवमानना है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत जो अवमानना है इसको क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया है। तो दो प्रकार की होती है अवमानना, एक होती है दीवानी अवमानना, एक होती है फौजदारी अवमानना। तो देखो क्या होता है दीवानी अवमानना क्या होती है। तो देखो, इससे आशय है जानबूझकर किसी अदालत के फैसले, निर्देश, आदेश, रिट आदि की क्या करना, अवहेलना करना तथा अदालत में किए गए वादे से मुकरना। मतलब जानबूझकर किसी अदालत का कोई फैसला है, कोई निर्देश है, कोई आदेश है, कोई रिट है, उसकी अवहेलना करना, उसका अपमान करना, या अदालत में कोई वादा किया है उससे क्या करो, बाद में मुकर जाओ, बाद में उस बात को मानो नहीं, तो इसको बोलते हैं दीवानी अवमानना, ठीक है। फिर देखो फौजदारी अवमानना क्या होती है। दो प्रकार है ना, फौजदारी अवमानना क्या होती है। तो देखो, इससे आशा है किसी ऐसी सामग्री के प्रकाशन से है जो न्यायिक प्रक्रिया में क्या करती है, बाधा पहुंचाती है। कोई भी ऐसी सामग्री का प्रकाशन जो क्या करता है, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है, अथवा उसकी प्रवृत्ति बाधा पहुंचाने वाली है, अथवा उसकी प्रवृत्ति क्या है, बाधा पहुंचाने वाली है, जिसे न्यायालय की गरिमा प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसको बोलते हैं फौजदारी अवमानना। कोई भी ऐसी चीज़ का प्रकाशन, ठीक है ना, कोई भी ऐसे दस्तावेज का प्रकाशन, कोई भी ऐसा बोलना, कोई भी ऐसा भाषण देना जिससे क्या होता हो कि न्यायिक प्रक्रिया में क्या आती है, बाधा पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं फौजदारी अवमानना। फिर देख लो, अवमानना के लिए न्यायालय क्या कर सकता है, आपको दंड भी दे सकता है। तो देखो दंड क्या है। तो देखो 6 माह का साधारण कारावास आपको मिल सकता है, या 2,000 रुपये जुर्माना आपको लग सकता है, या फिर दोनों, ठीक है ना। या तो 6 माह का साधारण कारावास दे सकता है न्यायालय आपको अवमानना के जुर्म में, या फिर 2,000 रुपये का आपको वो जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों, मतलब कि 6 माह का कारावास भी और 2,000 रुपये जुर्माना भी। समझ आप। तो ये थी न्यायपालिका की अवमानना। और साथ साथ मैंने लिख दिया नीचे कि सद्भावना पूर्वक क्षमा याचना पर न्यायालय क्या कर सकता है, इससे छूट दे सकता है। यदि आप न्यायालय से अपनी गलती की क्या कर लो, क्षमा याचना कर लो, उनसे बोलो कि गलती हो गई है, अब मैं ऐसी नहीं करूँगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करूँगा, अवमानना नहीं करूँगा कोर्ट की। इंग्लिश में बोलते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसको बोलते न्यायपालिका की अवमानना। तो इस प्रकार से क्या करना था, इस क्वेश्चन को करना था। तो ये आज आपका क्या था, डेमो टेस्ट 3 था, पेपर सेकंड पार्ट ए का ये टेस्ट था। कल से आपके डेमो टेस्ट बंद हैं, कल से आपकी क्या होगी, आंसर राइटिंग क्लास चालू हो रही है। और ये आंसर राइटिंग प्लस क्या है, टेस्ट सीरीज क्लास है आपकी, साथ साथ टेस्ट सीरीज भी हो रही है, साथ साथ आप आंसर राइटिंग भी सीख रहे हो किस प्रकार से करना है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो इस आंसर राइटिंग क्लास को, तो आप क्या करो, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर क्या कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। साथ ही आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें शेड्यूल डला हुआ है टेस्ट सीरीज का। आपको बस कांटेक्ट करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फ़ीस केवल बहुत कम है, फ़ीस केवल 1299 रुपये इसकी फ़ीस है। ऑनलाइन जो आपकी आंसर राइटिंग क्लास है, आप अपने घर बैठे आंसर राइटिंग कर सकते हो। पूरा तरीका आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से आप करोगे। और ये जो वीडियो हैं अभी सार्वजनिक डल रहे हैं क्योंकि ये डेमो टेस्ट है। फिर जब आंसर राइटिंग जो चालू हो रही है कल से, ठीक है ना, तो ये वीडियो प्राइवेट होंगे, सब कोई इसको नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से ये आज का आपका लेक्चर था। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।